हेलो बच्चों, ये हमारा जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर चल रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट है, जो कि ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद ये इस चैप्टर को यहाँ पर हम आज फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन ड्यूरिंग कॉपुलेशन के बाद सीमेन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वजाइना इंसेमिनेशन। तो ये एक लाइन का एक वर्ड का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। पूछ लेते हैं कि भाई इंसेमिनेशन क्या होता है। तो सीमेन का वजाइना में जाना क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन कहलाता है। इन द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली, जो स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, वो चलते होते हैं, वहाँ स्विम करते होते हैं, बिकॉज उनके पास एनर्जी भी होती है और फूड भी होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि इनकी जो स्पीड होती है लगभग 3 मिलीमीटर पर मिनट होती है। एंड पास थ्रू द सर्वाइक्स, किसके थ्रू जाते हैं? सर्वाइक्स के थ्रू जाते हैं। एंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि भाई कौन से पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यूट्रस का जो आपका एम्पुला वाला रीजन होता है उसके अंदर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। भाई मान लो आपका ये यूट्रस है ना। तो अगर मान लो ये आपका यूट्रस है तो इस यूट्रस की यहाँ पर आपको क्या लगी होगी? आपकी फैलोपियन ट्यूब लगी होगी। ये यहाँ पर इन्फंडिबुलम होगी, यहाँ कहीं ओवरी होगी। ठीक है, तो ये जब आपका स्पर्म जो होता है वो यहाँ से चल करके यूट्रस से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पहुँचता है, और यहाँ अगर एग उसको मिल जाए, मतलब इट इज ए कोइंसिडेंस कि उसको एग यहाँ पर मिल जाएगा, तो एग के साथ ही क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन करेगा। तो ये जो रीजन आपका होता है इस रीजन को हम कहते हैं एम्पुला। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल आप कर देंगे कि भाई एम्पुला वाले रीजन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द ओवम रिलीज फ्रॉम द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन। तो ये जो ओवम है ये सेकेंडरी oocyte है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये कौन सा है? सेकेंडरी oocyte है। तो आप ये कह सकते हैं कि द सेकेंडरी oocyte रिलीज बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलर रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि भाई फर्टिलाइजेशन किस पॉइंट पर होता है, तब बता देना एम्पुला वाले रीजन में होता है। लिखा है फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली। तो अगर ओवम और स्पर्म साइमल्टेनियसली एक साथ ही वहाँ पहुँचते हैं तभी फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। लिखा है दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल द कॉपुलेशन लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। तो यही रीजन है कि हमेशा ही ऐसा नहीं हो पाता कि हमेशा ही फर्टिलाइजेशन हो जाए। ठीक है, एंड द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन। जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि भाई द ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेलुसिडा। तो भाई होता ही है कि जो आपका स्पर्म होता है वो बाहर से जब आता है, स्पर्म की जो आपकी टिप होती है, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा है कि इस टिप को कहते हैं हम एक्रोजोम। ठीक है ना, तो इस एक्रोजोम के अंदर आपके कुछ एंजाइम्स भरे होते हैं जिनको हम कहते हैं कलेक्टिवली, उनको हम कहते हैं स्पर्म लाइसिन्स। ठीक है, और उनके अंदर क्या होता है? जोना लाइसिन्स होते हैं। तो जोना लाइसिन्स जो होते हैं वो आपकी जोना पेलुसिडा लेयर को तोड़ने के लिए होती हैं। जोना पेलुसिडा लेयर जो है वो आपकी एक ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर है, सेलुलर लेयर नहीं है, सेल की बनी हुई नहीं होती है। किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक वर्ड लिखा हुआ है सेल ऑफ द कोरोना रेडिएटा, यानी कि जो आपकी कोरोना रेडिएटा होती है वो सेलुलर लेयर होती है। तो ये क्वेश्चन इस लाइन से बन जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ आपका जो आपका स्पर्म आएगा, पहले तो एक्रोजोमल जो एंजाइम्स होते हैं वो यहाँ पर निकल जाते हैं बाहर, एक्रोजोमल रिएक्शन होती है, उसके बाद वो एंजाइम जो है यहाँ जो कोरोना रेडिएटा की सेल होती है इसके बीच में कुछ म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है, उसको तोड़ते हुए अंदर आ जाएंगे, और फिर जोना लाइसिन्स जो होते हैं दैट विल डिग्रेड द जोना पेल्यूसिडा। फिर फर्दर वो जब यहाँ इसकी एग के मेम्ब्रेन के पास पहुँचते हैं तो एग की मेम्ब्रेन पहले से पोलराइज्ड होती है, उसके ऊपर कोई चार्ज होता है, तो ये आकर के उसको क्या कर देते हैं? डीपोलराइजेशन कर देते हैं। तो वही जो डीपोलराइजेशन होता है, अगर एक स्पर्म इसके अंदर आ जाए, है ना, वंस अ स्पर्म विल एंटर, तो उसके बाद कोई दूसरा स्पर्म अंदर
नहीं आता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, ब्लॉक कर देता है ताकि पॉलीस्पर्मी ना हो जाए। और यहाँ थोड़ी चीज़ें नहीं बताई हैं कि इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ ग्रेन्यूल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। उन कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर भी म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स भरे होते हैं। तो वो भी क्या होते हैं, बाद में फाइनली जब स्पर्म आ जाता है एक, उसके बाद ये रिलीज हो जाता है सैकेराइड्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, और वो यहाँ पर भर जाते हैं, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन बना लेते हैं जिसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। जिसके बाद बिल्कुल ये श्योर हो जाता है कि बाहर से कोई दूसरा स्पर्म अब अंदर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि भाई a sperm come in contact with the zona pellucida layer of the ovum and induce changes in the membrane that block the entry of the additional sperms, and thus it ensures that only one sperm can fertilize an ovum। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि भाई ब्लॉक लग जाता है कब, जब एक स्पर्म आ जाता है अंदर, ठीक है। लिखा है द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प इन द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। तो ये जो आपका बाहर से आता है, क्या बोलते हैं उसको, स्पर्म आ करके कहाँ पहुँचता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम में पहुँच जाता है, ठीक है। देखो दोबारा देखो क्या लिखा है, द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमन बींग्स में पूरा का पूरा स्पर्म ही जो है वो अंदर चला जाता है, ठीक है, थ्रू द जोना पेलुसिडा। किसके द्वारा, जोना पेलुसिडा के द्वारा, वहां से होते हुए अंदर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, थ्रू द प्लाज्मा नेक्स्ट देखते हैं द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और जोना पेलुसिडा से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता हुआ अंदर आ जाएगा। लिखा है दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, ध्यान जो आपको रखनी है कि जैसे ही जिस टाइम पर आपका स्पर्म आता है अंदर, तो वो क्या कर देता है, इंड्यूस कर देता है मियोटिक डिवीजन को। क्योंकि आपको पता है कि भैया आपका जो ये सेकेंडरी oocyte होता है ना, ये सेकेंडरी oocyte है, तो ये सेकेंडरी oocyte आपका कौन सी स्टेज में होता है, ये अरेस्ट होके रहता है मेटाफेज सेकंड में। तो होगा क्या कि भाई जैसे स्पर्म आएगा तो इट विल इंड्यूस द एनाफेज, ठीक है। यहाँ एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि इसके मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर एक होता है जो इसको रोक के रखता है, एमपीएफ। उसको इनएक्टिवेट हो जाता, वो एमपीएफ इनएक्टिवेट हो जाएगा और आपके एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाके और एनाफेज को प्रमोट कर देते हैं। फिर एनाफेज 2 होगी, टेलोफेज 2 होगी, फाइनली जो आपका सेकेंडरी oocyte होगा वो डिवाइड होकर के दोबारा से एक पोलर बॉडी बनाएगा और एक एग बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द ओवम। इसी एग को क्या बोलते हैं हम, ओवम, और एक बनेगी पोलर बॉडी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेकेंड पोलर बॉडी। तो ध्यान रखना फर्टिलाइजेशन ही, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वही क्या करता है, इंड्यूस करता है जो सेकंड मियोटिक डिवीजन जो आपका अरेस्टेड हुआ रहता है मेटाफेज 2 में, उसको कंटिन्यू कर देता है, ठीक है। आगे देखते हैं द सेकंड मियोटिक डिवीजन ऑल्सो अनइक्वल। तो पहले वाला जिस तरह से हुआ था अनइक्वल, जिसमें क्या बनी थी आपकी पोलर बॉडी बनी थी, तो यहाँ इसमें भी क्या होता है, एक और पोलर बॉडी बनती है। एंड हैप्लॉइड ओवम ऊटेड। तो अब ओवम को क्या बोलते हैं, ऊटेड बोलते हैं, जिस तरह से स्पर्म को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटेड बोलते हैं। तो ऊटेड बना है। एंड सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस, उसके बाद जो उसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस है द स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टुगेदर। तो स्पर्म का न्यूक्लियस और आपका जो ओवम है उसका न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं और बना लेते हैं डिप्लॉयड जायगोट, ठीक है बच्चों। फिर लिखा हुआ है हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन द जायगोट। तो जायगोट में कितने क्रोमोसोम होंगे, भाई आपको पता है ह्यूमन बींग्स की बात चल रही है, तो अगर ह्यूमन बींग की बात चल रही है तो आपको पता है कि 23 होंगे आपके फीमेल गैमेट के अंदर और 23 होंगे आपके मेल गैमेट के अंदर। तो दोनों ही जगह से आते हैं 23 और फाइनली दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं 46। तो ये यहाँ बड़ा सा पैराग्राफ दिया है, इसमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ह्यूमन बींग्स में किस तरह से 23 और 23 क्रोमोसोम मिल करके 46 होते हैं और सेक्स का डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन तो आसान सी बात है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा ह्यूमन का मेल होता है वो कैसा होता है, ऑटोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं ऑटोसोम्स, 22 पेयर। तो अगर हम गैमेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जो मेल का जो गैमेट होगा उसमें कैसे होंगे 22 ऑटोसोम्स होंगे प्लस एक्स। एक गैमेट तो हमारा मेल का ये हो सकता है,
दूसरी तरह का गैमेट मेल के अंदर बनेगा क्या, 22 ऑटोसोम्स प्लस वाई। तो यहाँ मेल हमारे हेट्रोगैमेटी शो करते हैं, मेल में 2 तरह के गैमेट होते हैं, जबकि जो हमारी फीमेल होती हैं उनके अंदर 22 ऑटोसोम्स होंगे प्लस एक एक्स होगा। उनमें हमेशा होमोगैमेट्स ही बनते हैं, यानी एक्स वाले गैमेट ही बनते होते हैं। अगर मान लो ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो भाई लड़का होगा, यानी सॉरी बेबी गर्ल होगा, यानी 44 ऑटोसोम्स हो जाएंगे और प्लस आपका XX सेक्स क्रोमोसोम हो जाएंगे। इसी तरह अगर मान लो ये इसके साथ फ्यूज करता है तो भाई आपका 44 ऑटोसोम्स हो जाएंगे और आपका X और Y हो जाएंगे, यानी ये बेबी बॉय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। एक बार पैराग्राफ जो यहाँ लिखा हुआ है उस पैराग्राफ में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा, वन हैज़ टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज़ बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ। लेट अस सी हाउ। एज यू नो, द क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज XX एंड दैट इन द मेल इज XY। मेल में क्या होता है, XY होता है। एंड देयरफॉर ऑल द हैप्लॉइड गैमेट्स ओवा प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल हैव द सेक्स क्रोमोसोम XX। तो जितने भी आपके हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं तो फीमेल वाले में तो हमेशा क्या होगा, उनमें X ही होने वाला है। वेयर इज द मेल गैमेट स्पर्म द सेक्स क्रोमोसोम कुड बी X और Y। तो भाई मेल में जो है दोनों ही तरह का हो सकता है, क्या तो X हो सकता है या फिर Y हो सकता है। Hence 50% of the sperm carry the X chromosome and while the other 50% carry Y. After fusion of the male and female gamete, the zygote would carry either XX or XY depending on the whether the sperm carrying X और Y। तो भाई ये तो बात अलग है ना कि मेल से जो XY आया कि Y आया है, ये डिपेंड करता है और उसी के हिसाब से क्या होगा, बेबी गर्ल और बेबी बॉय होते हैं। एंड द जायगोट कैरिंग XX वुड डेवलप इनटू फीमेल। हमें पता है XY वाले क्या बनेंगे, मेल बनेंगे। तो यार ये लिखा है कि साइंटिफिकली इट इज़ करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड बाय द फादर नॉट बाय द मदर। तो यार ये आजकल जो लड़ाई होती रहती है आजकल लोगों में कि भाई महिलाओं को तंग करते हैं कि भाई बच्चा जो है लड़की हुआ है, तो ये मेल पर डिपेंड करता है, ना कि ये फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई किस तरह से जो है वो आपका जायगोट जो बना है उस जायगोट में आगे जो इन फ्यूचर में क्लीवेज किस तरह से होगा, किस तरह से डिविजन्स होने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो रखा है। देखिए एक सेकंड, हो क्या रहा है कि भाई यहाँ पर जो आपका जो जायगोट था वो क्या हुआ, उसने डिवीजन करना शुरू कर देते हैं। मान लो ये आपका जायगोट है शुरुआत में, ठीक है, जायगोट ने क्या किया इसमें, सॉरी ये आपका सेकेंडरी oocyte था, इसका फर्टिलाइजेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, इसमें क्लीवेज होना शुरू हो जाएगा। तो क्लीवेज क्या होता है, पहली बात तो आप जान लीजिएगा, क्लीवेज इस तरह की माइटोसिस है, कुछ ऐसी माइटोसिस है जिसमें कि केवल और केवल जो सेल होती है, मतलब आपका जो सेल था ओवम था, वो तो एक बड़ी सेल होती है, लार्ज सेल होती है, बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है। तो करना क्या होता है, जो ये जाइगोट होता है बस इसमें इस तरह का माइटोसिस होता है जिसमें कि साइटोप्लाज्म की मात्रा नहीं बढ़ती है। यानी कि जो सेल साइकिल चलती है, जीवन के बाद S होती है, इसके बाद G2 होती है, उसके बाद M होती है, तो यहाँ भैया जीवन नहीं होती और ना G2 नहीं होती, क्योंकि यहाँ ग्रोथ तो नहीं करनी होती, बस S फेज होती है। DNA डिवाइड करता है और सेल डिवाइड होती है, DNA डिवाइड करता है और सेल डिवाइड करती है। तो मतलब अगर हम कहें कि भाई हमारा जो जाइगोट है मान लो ये है, तो होगा क्या कि बस 2 न्यूक्लियस बने और न्यूक्लियस बनते के साथ ही क्या हुआ, तुरंत ही डिवाइड हो गया इस तरह से। इसको होलोब्लास्टिक क्लीवेज बोलते हैं, जिसमें हमारे में क्या होता है पूरा कटता है ऊपर से नीचे तक, कुछ में टर्मिनली काम होता है, ठीक है, तो वो रेडियल भी होता है। तो हमारे में क्या होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, पूरा कटता होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी होती है। ह्यूमन बीइंग में पहला डिवीजन जो है वो इस तरह से होता है, फर्स्ट डिवीजन जो है वो हमारा ऐसा होता है, दूसरा डिवीजन ऐसा होता है, फिर उसके बाद एक और डिवीजन यहीं पर होता है। तो इसके बाद क्या होगा कि जो आपकी जो ये जाइगोट था, जो ये क्या होगा, कई सेल का बनना शुरू हो जाएगा। मतलब पहले 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल, इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा और बहुत सारी सेल्स बननी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ जो एक सेल बन रही होती है इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। तो क्लीवेज के बाद जो सेल बनती है उनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ध्यान से सुनना, क्लीवेज में ग्रोथ नहीं होगी, साइटोप्लाज्म की मात्रा नहीं बढ़ेगी, सेल अपना साइटोप्लाज्म उतना ही रखेगी जितना था, बस क्या करती रहेंगी, नई नई सेल में साइटोप्लाज्म की मात्रा कम होती चली जाएगी, साइटोप्लाज्म कम होता चला जाएगा, सेल की संख्या बढ़ती चली जाएगी। ये बात का ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर मान लो क्लीवेज के दौरान यहाँ से कोई एक ब्लास्टोमियर अलग हट जाता है, जैसे ही क्लीवेज होता है तो यहाँ से अगर कोई एक ब्लास्टोमियर हट जाएगा, अलग हट जाएगा, तो भाई वो ब्लास्टोमियर जो होगा बच्चों वो क्या बनेगा, एक नया जाइगोट बना लेगा। तो इस तरह से जो होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस पैदा होते हैं।
आइडेंटिकल ट्विंस कैसे होते हैं? अगर एक भी ब्लास्टोमेयर हटता है तो भाई ब्लास्टोमेयर क्या है, डिप्लॉइड सेल है और उसमें सेम जीन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जीन्स होते हैं जैसे कि उसमें थे, उसके जो पेरेंटल सेल थी उसके अंदर थे। तो आपका जो ब्लास्टोमेयर है वो एक नया जाइगोट बना लेगा और एक नया बेबी हो जाएगा जो कि अपने पहले वाले के साथ आइडेंटिटी शो करता होगा, आइडेंटिकल होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्लीवेज हो रहा होता है लगातार, ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा होता है इस टाइम पर, और फिर आपकी जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से 8 से 16 सेल की बन जाती है। इसको अपन बोलते हैं मोरूला। क्या बोलते हैं? मोरूला। फिर मोरूला के बाद फर्दर डिवीजन होता है, सेल की मात्रा और बढ़ रही होती है, तो उस टाइम पर जा करके क्या होगा, इसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। अभी हम देखते हैं क्या क्या चेंजेस आते होते हैं। एक बार आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, लिखा क्या है ABCDEF। तो भाई होगा क्या कि देखो पहले ए में क्या है, जाइगोट है, फर्टिलाइजेशन हुआ एम्पुला में, यहाँ हमें पता ना एम्पुलर रीजन पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फिर एम्पुला के बाद ये यहाँ पर क्लीवेज हुआ, फिर दोबारा क्लीवेज हुआ, लगातार चलता रहा, मोरूला बना और फाइनली ये कहाँ पहुँच चुका है, आपका यूट्रस में आ गया है। अब इसके अंदर सेल और बढ़ रही है। यहाँ आने के बाद ये कि देखो अब जो आपका ये हाँ क्या बोलते हैं उसके मोरूला, ये आपका ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्जन के दौरान क्या क्या होता है ये भी हम आपको बता देंगे नीचे के डायग्राम्स में। ठीक है, समझ आई आपको ये बातें? तो नेक्स्ट देखते हैं हुआ क्या है। नेक्स्ट है कि नीचे आप देख रहे हो स्ट्रक्चर F के बाद जो G है दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लास्टोसिस्ट। तो इस ब्लास्टोसिस्ट में भाई आपको कुछ खास चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखिए ऐसा है, बाहर की जो लेयर होती है इसकी, जो बाहर इसकी लेयर होती है वो सेल्यूलर लेयर बन जाती है, फ्लैटेंड सेल की लेयर बन जाती है। इन सेलुलर लेयर्स को हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। फिर इसके अंदर क्या होता है भाई, ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर होती है ना, ये सिक्रीशन करना शुरू कर देती है, सिक्रीटरी लेयर होती है। तो ये कुछ सिक्रीशन कर रही होती है, इसका सिक्रीशन जो फ्लूइड होगा वो अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा और यहाँ एक कैविटी बनना शुरू हो जाएगी। तो इस कैविटी को जो ये बन रही थी भाई, इस कैविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील। तो भाई ब्लास्टोसील बन जाएगी और जो अंदर वाली सेल थी ना वो क्या जाएंगी, एक किनारे पर जा कर के लग जाएंगी दूसरे किनारे पर। तो जिस किनारे पर ये जा कर के सारी सेल इकट्ठा हो जाएंगी, इन सेल्स को बोलते हैं भाई इनर सेल मास। क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। ठीक है, ये इन फ्यूचर में इसी इनर सेल मास से आपका लेयर्स बनने वाली हैं। कौन कौन लेयर बनेंगी? जो एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, वो सारी की सारी लेयर्स होंगी भाई, इसी से बनने वाली हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी यहाँ पर नहीं जा रही है इससे आगे, तो इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें तो यही जानना है कि एनसीईआरटी से क्या क्या हो सकता है। तो लिखा है इनर सेल मास ये है, इसके बाद ट्रोफोब्लास्ट है, अंदर की जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड द ब्लास्टोसील, और आपका जो बन चुका है ये कहलाता है ब्लास्टोसिस्ट। तो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें इसको बोलते हैं ब्लास्टूला। क्या बोलते हैं? ब्लास्टूला। तो यहाँ क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। फिर आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में H में आप देख सकते हैं कि भाई जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है, ये जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है ये अंदर की तरफ पेनिट्रेट हो रहा है, यानी कि जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है, यहाँ कौन सी लेयर है? एंडोमेट्रियम की लेयर है, किसकी? यूट्रस की। तो भाई आपको पता ही है कि आपकी एंडोमेट्रियम की लेयर के अंदर घुस रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, अंदर जाएगा। तो फाइनली इसको जो हो रहा है इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। तो भाई इम्प्लांटेशन आपका एंडोमेट्रियम वाली लेयर में हो रहा होता है। तो देखते हैं ऊपर लिखा हुआ क्या है। ठीक है, देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है। ऊपर लिखा हुआ है भाई कि द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एट द जाइगोट मूव थ्रू द स्थूमस। जाइगोट जब स्थूमस से मूव करता हुआ जाता है तो उसमें क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होते हैं। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होगा। फिर लिखा है कि ऑफ द ओविडक्ट एंड कॉल्ड क्लीवेज। इसको क्या बोलते हैं? क्लीवेज। तो क्लीवेज एक तरह की माइटोसिस होती है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है जरा सा। वो डिफरेंस ये है कि माइटोसिस जब होती है तो हमेशा ही G1 S G2 M ये चलता है। तो यहाँ क्या होता है? G1 G2 नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर लिखा है कि द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज, है ना, क्लीवेज होगा एंड फॉर्म द 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड एज द ब्लास्टोमियर। तो भाई इन सेल्स को क्या बोलते होते हैं? ब्लास्टोमियर बोलेंगे। फिर लिखा है कि द एम्ब्रियो विद 8 to 16 सेल्स आर कॉल्ड एज मोरूला। तो भाई आपका जो एम्ब्रियो 8 से 16 सेल का होता है, जिसमें 8 से 16 ब्लास्टोमियर होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते होते हैं? मोरूला बोलते हैं। बात समझ आई? क्या बोलेंगे? मोरूला। ठीक है, लिखा है द मोरूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म द ब्लास्टोसिस्ट। मोरूला आपका लगातार डिवाइड करता होता है, डिवाइड कर करके क्या बना लेगा? आपका ब्लास्टोसिस्ट बना लेगा। ध्यान रखना क्या बनाएगा? ब्लास्टोसिस्ट बना लेगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है।
ठीक है। एज इट मूव फर्दर इनटू द यूट्रस, तो जैसे जैसे यूट्रस में जाता जाएगा तो फिर ये क्या होता चला जाएगा भाई, ब्लास्टोसिस्ट में इसका कन्वर्जन होता चला जाएगा। एज इट मूव फर्दर इनटू द यूट्रस द ब्लास्टोमियर इन ब्लास्टोसिस्ट, द ब्लास्टोमियर इन ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट। तो भाई आउटर जो लेयर है वो फ्लैटेंड सेल बना लेती हैं जिनको कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। एंड एन इनर ग्रुप ऑफ सेल, उसके जो अंदर वाली सेल जो थी भाई उनको वो बन जाएंगी इनर सेल मास। ध्यान रखना यार, इनर सेल मास जो होता है वही स्टेम सेल्स हैं। एम्ब्रियोनल डिस्क बनाएंगे बाद में, एम्ब्रियोनल डिस्क में दो चीज़ें होती हैं, इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, तो ठीक है ना। एंड द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, तो आपकी जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर होती है वो कहाँ जाके अटैच हो जाएगी, एंडोमेट्रियम के साथ। और आपको बता देते हैं कि भाई आपकी जो ट्रोफोब्लास्ट होती है भाई मेरे, वो सिक्रीट करती होती है कुछ एंजाइम्स, कुछ ऐसे एंजाइम सिक्रीट करती होती है जो कि आपके डिग्रेड कर देते हैं एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को। तो एंडोमेट्रियम की लाइन जो है वो टूट जाती है ड्यू टू द एक्शन ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट। और आपका जो ट्रोफोब्लास्ट होती है वो आपकी, जैसे कि एक बार हम देख लेते हैं, देखो बता देते हैं कि भाई ऐसा हुआ था कि भाई ये मान लो हमारी एंडोमेट्रियम थी, ठीक है, सपोज ये इज एंडोमेट्रियम, और ये यहाँ पर ये मेरा जो अंदर जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज द ब्लास्टोसिस्ट, और एंडोमेट्रियम टूट गई है और इसकी ये वाली लेयर जो है मेरे बच्चों ये है ट्रोफोब्लास्ट। और इस ट्रोफोब्लास्ट में से डिफ्रेंशिएट होकर के कुछ यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल जाती हैं इधर की साइड पे, इसको बोलते हैं दूसरी तरह की ट्रोफोब्लास्ट है ये, इसका नाम है सिंक्सियो ट्रोफोब्लास्ट। और ये जो फिंगर लाइक बनी है दे आर कॉल्ड एज द कोरियोनिक विलाई, इनको क्या बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, ठीक है। तो भाई कोरियोनिक विलाई आपकी मायोमेट्रियम की तरफ जा चुकी हैं, फ्यूचर में आपकी कोरियोनिक विलाई क्या बनाने वाली हैं, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करने वाली होती हैं, ठीक है, जहाँ से बच्चे को न्यूट्रिशन वगैरह माँ से मिलता रहता है ब्लड के थ्रू। इधर की इधर यहाँ पर पूरा एकदम ब्लड माँ का ब्लड होता है और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। तो हमारा प्लेसेंटा यहाँ पर बनेगा, भी हम आगे देखेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। यहाँ इसका इनर सेल मास होगा, वो बिल्कुल अच्छे से बता देते हैं, यहाँ पे इनर सेल मास है। बाद में इनर सेल मास की जो सेल्स होंगी दे विल डिफरेंशिएट इनटू टू टाइप ऑफ लेयर्स, वन इज कॉल्ड एज द इपीब्लास्ट एंड द अनदर वन इज कॉल्ड एज द हाइपोब्लास्ट। तो बता देता हूँ मैं यहाँ पे आपको, ये सवाल आ जाता है कई बार कि इपीब्लास्ट और उसके नीचे बनेगी हाइपोब्लास्ट। तो ये दोनों लेयर ही आपकी वो बनाएंगे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो इनको दोनों को मिला करके बोलते हैं एम्ब्रियोनल डिस्क। क्या बोलते हैं भाई, एम्ब्रियोनल डिस्क, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सी बात है, ध्यान रखना, एनसीईआरटी ज़्यादा जा नहीं रही है, इस पर भी नहीं जा रही है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड टू द एम्ब्रियो, बस इन्होंने ख़त्म कर दिया। देखो इन्होंने कहा कि भाई इनर सेल मास है डायरेक्टली जो है वो डिफरेंशिएट करके क्या बनाता है, एम्ब्रियो, बात खत्म। एंड आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली, तो अटैचमेंट के बाद यूट्रस की जो सेल्स होती हैं वो रैपिडली डिवाइड करती होती हैं लगातार। एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट को कवर करके रखती है। क्या लिखा है, यूट्रस की सेल डिवाइड करती हैं और ब्लास्टोसिस्ट को कवर करके रखती है। एंड एज ए रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, दिस इज कॉल्ड एज द इम्प्लांटेशन। तो यार ये इम्प्लांटेशन कहलाता है। इसके बाद जो बेबी होता है वो 9 मंथ में होगा, तो उस पूरे टाइम पीरियड को अपन बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो भाई प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब कितने टाइम तक चलता है, कितना होता है, ये आपको बताया जाएगा। अभी यहाँ पर देखो लिखा है आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। तो भाई इम्प्लांटेशन के बाद जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमने बताया बने हैं किससे, ट्रोफोब्लास्ट से बने होते हैं, उनको कहते हैं कोरियोनिक विलाई। तो कोरियोनिक विलाई भी इसलिए कहते हैं यार, जो इसमें क्या होता है कि थोड़ा डेवलपमेंट के बाद ये कोरियोन लेयर बना लेता है, तो उस कोरियोन लेयर को की वजह से इनको कोरियोनिक विलाई कहते हैं। तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाती है जो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कुछ लेयर्स हैं, कोरियोन है, एमनियन है ना, यॉर्क सैक है, एलेंटॉइस है, ये सब स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही हैं यहाँ पर। तो ये स्ट्रक्चर्स ये बनी होती हैं इन्हीं लेयर से, जो आपकी यहाँ पर जो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट थी इन्हीं से बना होता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी इस पर जा नहीं रही है तो हम इसके बारे में बात ज़्यादा नहीं कर सकते। तो हम आपको एक बात बता देते हैं कि नीचे डायग्राम में बताएंगे कि जो कोरियोनिक विलाई बनी होती है, तो आपका जो जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है वो पूरी तरह उसी में डूबना शुरू हो जाता है, अंदर जाना शुरू हो जाता है। फाइनली द कोरियोनिक विलाई विल कवर द ब्लास्टोसिस्ट फ्रॉम द ऑल ओवर साइड, मतलब चारों तरफ से उसको क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। तो अभी नीचे देखेंगे क्या क्या बताया इन्होंने बताया कि भाई क्या है कि
ट्रोफोब्लास्ट जो है वो कोरियोनिक विलाई बनाता है, बिल्कुल सही बात है। फिर उन्होंने बताया कि भाई यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड विद ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, तो दिस इज कॉल्ड एज अ प्लेसेंटा। तो ये कई बार सवाल यहाँ से आ जाता है कि भाई ह्यूमन बीइंग का जो प्लेसेंटा होता है वो कैसा होता है। तो ये मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई हमारा प्लेसेंटा जो होता है वो हीमोकोरियल होता है। ये सवाल आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, 2 वर्ड बता रहा हूँ, एक तो बता रहा हूँ हीमोकोरियल, दूसरा बता रहा हूँ मेटाडिस्कॉइडल। ठीक है, मेटाडिस्कॉइडल का मतलब होता है कि भाई आपके में जो ये प्लेसेंटा होता है चारों तरफ से नहीं होता, एक ही तरफ होता है। हीमोकोरियल का मतलब है आपका जो बच्चा होता है, बेबी होता है, उसकी तरफ से तो कोरियोनिक विलाइज होती हैं, जबकि जो मदर होती है उसकी तरफ से ब्लड होता है। तो ह्यूमन बीइंग के प्लेसेंटा में 3 बैरियर होते हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन भी मेडिकल में आता है, आपको लगा देना है अगर मिल गया तो। ठीक है, जबकि बाकियों में 6 भी होते हैं। तो 3 बैरियर मतलब बेबी साइड के 3 बैरियर होते हैं, माँ की तरफ से केवल ब्लड होता है। तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं हीमो मतलब ब्लड, मतलब कोरियन मतलब कोरियोनिक विलाइज। बात समझ आई। और ये एक ही तरफ मिलती हैं तो उसके आधे में मिलती हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं मेटाडिस्कॉइडल। ठीक है, थ्योरी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है The placenta facilitates the supply of oxygen and nutrient to the embryo and also removal of carbon dioxide and excretory waste material produced by the embryo. And the placenta is connected to the embryo through an umbilical cord. तो भाई placenta जो है वो बेबी के साथ कनेक्टेड होता है umbilical cord के थ्रू, which help in the transport of the substance to and from the embryo. And placenta also act as the endocrine tissue. तो भाई कुछ hormones भी आपका placenta जो है बेचारा जिम्मेदारी ले लेता है कि यार ऐसा है कि चलो मैं ही कुछ बना देता हूँ। तो क्या करता है कि बना देगा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो ये ध्यान रखना भाई, गोनेडोट्रोपिन लिखा है तो गोनेडोट्रोपिन विल वर्क एज अ पिट्यूटरी हार्मोन, तो इट विल इंड्यूस अ सिंथेसिस ऑफ द LH एंड FSH, है ना। तो इट विल एक्ट एज अ LH एंड FSH, ठीक है, बिकॉज दे बोथ आर गोनेडोट्रोपिन्स। तो फाइनली क्या है कि आपने प्लेसेंटा ने जिम्मेदारी संभाल ली है कुछ हार्मोन्स बनाने की। तो प्लेसेंटल लैक्टोजन भी बनाएगा, एस्ट्रोजन भी बनाएगा, प्रोजेस्ट्रोजन भी बनाएगा। तो ये ध्यान रखना, सारे हार्मोन बनाने लग गया, मतलब एक ग्लैंड की तरह काम करने लग गया। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन। तो प्रेगनेंसी के डिलीवरी के टाइम पर, जब डिलीवरी होती है बेबी की, तो उस टाइम पर ये क्या बनाता होता है, रिलैक्सिन एक हार्मोन बनाता होता है। ये रिलैक्सिन हार्मोन भाई क्या करता होता है कि ये रिलैक्सिन हार्मोन जो है बेबी जो डिलीवरी पेन होता है उसके बाद जो आपका पेल्विक का एरिया है उसको थोड़ा बड़ा करने में काम आता है। तो बेबी एक्सपेल्ड आउट हो जाए आराम से, ताकि उसके लिए। तो लिखा है लेट अस रिमेंबर द HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन द वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इन द एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल ऑफ द अदर हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, प्रोजेस्ट्रोजन तो बढ़ ही जाएगा, मेंटेनेंस करनी है भाई एंडोमेट्रियम की, कोर्टिसोल बढ़ जाएगा यार, मेटाबॉलिज्म बढ़ा देंगे, प्रोलेक्टिन्स बढ़ जाएंगे तो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए होंगे, थायरोक्सिन्स करेंगे, मेटाबॉलिज्म देखेंगे। देखो मेटाबॉलिज्म वाले दोनों हार्मोन है, कोर्टिसोल भी और थायरोक्सिन भी, ठीक है। इन आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड इन द मैटरनल ब्लड, तो बढ़ जाते हैं। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इन एसेंशियल फॉर द सपोर्टिंग द फेटल ग्रोथ। मेटाबॉलिक चेंजेस, देखो लिखा है मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। तो ये सारे हार्मोन चाहिए होते हैं किस काम के लिए, जितने भी मेटाबॉलिक चेंजेस बॉडी में मदर के हो रहे होते हैं उनके प्रोडक्शन के लिए, उनके काम के लिए। तो यहाँ देख लो एक बार, डायग्राम को भी देख लेते हैं क्या क्या है यार। देखो ध्यान से देखो, तो यहाँ हुआ क्या है कि जब ये अंदर जा रहा होगा ना, जो आपका ब्लास्टोसिस था, जब अंदर घुसा होगा तो हुआ क्या है कि सारा जो एंडोमेट्रियम है उसने इसको चारों तरफ से घेर लिया है। तो भाई ये होता जो है कि आपका जो ये अंदर गया था ना तैयार, तो हुआ क्या है कि जो कोरियोनिक विलाइज बनाई थी, देखो उन्होंने चारों तरफ से इसको घेर लिया था, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको दिख रही हूँ चारों तरफ, है ना। बाद में जो मैं बता रहा था आपको, एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म जो है उन लेयर्स ने क्या है फिटस का फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो बना, फिर बाद में फिटस बनना शुरू हो जाता है। फिर हुआ क्या कि यहाँ देख सकते हैं आप, दो चीज़ें आपको, एक चीज़ इन्होंने एनसीईआरटी ने दिखाई है, दूसरी नहीं दिखाई है। इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर लिखा है योक सैक, है ना। तो योक सैक एक चीज़ है, क्योंकि हमारे में क्या है कि हमारे अंदर योक नहीं बनता होता है, तो योक सैक बस ऐसे ही होते हैं। दूसरा यहाँ एक चीज़ और दिख रही होगी, दैट इज कॉल्ड एज द एलेंटॉइस, इसको बोलते हैं एलेंटॉइस। तो भाई एम्ब्रियोनिक लेवल पर ये लीवर उसका काम करता है, किडनी उडनी का। तो यहाँ हमारे में तो करता नहीं होता, तो बर्ड्स वगैरह में होता है कि उनका काम करता है, किडनी का यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं उसका काम करता है, मतलब ये एक्सक्रीटरी वेस्ट को स्टोर करता होता है। तो हमारे में क्या होता है कि सारा वेस्ट जो है माँ में जाता रहता है, तो बस ये स्टोर ही नहीं करता है, ये बस अम्बिलिकल कोड बनाने में काम आ रहा है। तो दैट इज़ द अम्बिलिकल कोड दैट विल अटैच द एम्ब्रियो टू द प्लेसेंटा, तो इसको बनाने में काम करता है। दूसरा योक सैक की बात करते तो योक सैक का सवाल आता है कभी कभी,
कि अर्ली आरबीसी प्रोडक्शन में ये काम आती है। मतलब आरबीसी जो शुरुआत में बनती होती हैं तो वो यहाँ से बनती होती हैं, किससे, यॉर्क सैक से। ये कई बार पूछ लेते हैं, वरना नहीं भी पूछते, अगर पेपर अजीब सा होता है तो पूछ लेते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। इसी वजह से हुआ क्या है कि कोरियोनिक विलाई जो है आपकी इस एरिया में आकर कन्फाइंड हो जाती है ना, तो इसलिए अपन इसको बोल रहे थे मेटाडिस्कोइडल प्लेसेंटा। तो चारों तरफ तो नहीं है भाई, एक ही तरफ है मेटाडिस्कोइडल, और आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसने उसे चारों तरफ से घेर लिया होता है, क्योंकि वो उसके अंदर ही बंद हो गया होता है, ठीक है। बाद में आपका फिटस बन जाता है, तो ये यहाँ डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो इसके अंदर ये फ्लूइड जो भरा होता है, यहाँ पर ये जो फ्लूइड भरा दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर एक फ्लूइड होता है, इसमें तैरता रहता है ये इसको शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करता है, फ्लूइड शॉक ना लगे ताकि, मतलब, तो और क्या नाम के, ये एक ऐसी फीचर है कि भाई लैंड एडेप्टेशन है। आपको लैंड एडेप्टेशन का मतलब है कि भाई देखो, जो शुरुआती जो ऑर्गेनिज्म थे वो पानी में रहते थे, तो वहाँ क्या था, सेफ्टी थी उनको। तो यहाँ क्या है कि ये लैंड एडेप्टेशन है कि भाई जो हम एमल्स होते हैं, हमारे अंदर भी ये फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जिसको बोलते होते हैं, दैट इज़ द एमनियोटिक कैविटी इन विच द फिटस विल रिसाइड। तो हम इसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। तो इस एमनियोटिक फ्लूइड में आराम से बच्चा जो है वो रह लेता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ सेल्स भी आ जाती हैं इसकी बेबी की, तो स्टेम सेल्स भी आ जाती हैं। तो उनमें आजकल वो करते क्या है कि एमनियोटिक फ्लूइड की सेल्स लेके चेक कर लेते हैं कि बच्चे की सेल्स में कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है। तो अगर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है तो अबॉर्शन कर देते हैं, अदरवाइज रहने देते हैं। लेकिन यहाँ कुछ इलीगल लोग क्या करते हैं कि इसमें बच्चे का सेक्स पता करते हैं कि बेबी है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल होता है, ठीक है। यहाँ आगे बन जाता है प्लग म्यूकस सर्वाइक्स में, जो कि क्या करता है भाई, जिसकी वजह से कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह बेबी को नहीं हो रहा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है कि भाई इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास, तो इम्प्लांटेशन के जस्ट बाद ही इनर सेल मास जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद वो एनसीईआरटी ने लिखा है कि वो आउटर लेयर एक्टोडर्म बनाता है, फिर वो बनाता है इनर लेयर एंडोडर्म, और बाद में उनमें बीच में अपेयर हो जाती है मेसोडर्म, ठीक है। तो जी एक बार यहाँ देख लें, ज़रा सा बता देता हूँ। मान लो कि वो मैंने कहा था ना, इनर सेल मास पहले क्या बनाएगा, ईपीब्लास्ट बनाएगा। तो ये सपोज करो ईपीब्लास्ट की जो सेल्स हैं ये हैं, और उसके नीचे जो थी हाइपोब्लास्ट थी, मान लो ये हाइपोब्लास्ट है। तो होता यार ये है कि यहाँ की जो शीट ऊपर वाली लेयर होती है ना, ऊपर वाली जो सेल्स की लेयर होती है, ये अपने बीच में से यहाँ से कहीं से कट लग, यहाँ से, तो अगर आप इसको ऊपर से ऐसे देखोगे तो आपको यहाँ पर इसमें ऐसा दिखाई देगा, इसको बोलते हैं प्रीमिटिव स्ट्रीक। तो ये पूरा जो लेयर है, ये पूरा जो शीट है पूरी एपीब्लास्ट है, ये वाली जो शीट है यहाँ पर, और इसमें क्या हुआ, कट लग गया बीच में। तो इस कट लगने की वजह से क्या होता है कि यहाँ से उतर के सेल्स जो हैं इसके अंदर जाना शुरू हो जाती हैं यहाँ पर, और इसके जस्ट नीचे होती है हाइपोब्लास्ट, ठीक है। तो उस ये हाइपोब्लास्ट फिर नीचे जाएगी थोड़ा सा, और हाइपोब्लास्ट जो है ये बन जाती है एंडोडर्म, और जो ऊपर से सेल बीच में घुसी होती हैं वे बन जाती है मेसोडर्म, और जो ऊपर बची हुई ईपीब्लास्ट होती है वो बन जाती है एक्टोडर्म। कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन, यानी मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ द सेल ड्यूरिंग द डेवलपिंग ऑफ द एम्ब्रियो। तो इसको बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। यहाँ जो है पहले जो है आपकी एंडोडर्म बनती होती है, ध्यान रखना, पहले एंडोडर्म बनेगी, बाद में आपकी मेसोडर्म और फिर एक्टोडर्म बनती है, ऐसा है। तो लिखा है कि भाई मेसोडर्म सून अपीयर बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, बाद में बनती है। एंड दीज 3 लेयर गिव राइज टू ऑल टिश्यू। तो बाद में ये जो 3 लेयर होती हैं यही क्या बनाती हैं, सारे टिश्यू बना रही होती हैं जितने भी हैं। ये सारे टिश्यू भी मतलब अलग अलग बात है, एक्टोडर्म क्या बनाएगी। तो एक्टोडर्म आपका जितना भी सेंसिस वाला पार्ट है, ब्रेन वाला पार्ट है, आइज़, ईयर, एक्सटर्नल ईयर, इनर ईयर, इनको बना रही होती है, ठीक है। नेल्स, स्किन, ब्रेन के जो सेंस करने वाले पार्ट है वो, आई का लेंस, आई की मसल्स, आई का कॉर्निया, ये सब एक्टोडर्म का काम है। जबकि जो आपकी मेसोडर्म होती है वो टेस्टिस बनाती है, ओवरी बनाती है, हार्ट बनाती है, ब्लड बनाती है, कनेक्टिव टिश्यू, बोन, मसल, कार्टिलेज, ये सारा कुछ बना रहा होता है आपका मेसोडर्म। किडनी मतलब किडनी वाला काम भी, किडनी भी कौन देखता होता है, मेसोडर्म बनाई होती है। और जो आपका लंग्स हैं, और ट्रैकिया है, ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकाई है, एलुलाई है, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है, लीवर है, पेनक्रियाज है, डाइजेस्टिव ट्यूब है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा कुछ बना रही होती है एंडोडर्म। तो एनसीईआरटी ने बताया नहीं यार ये सब बातें, तो हम जाएंगे भी नहीं क्योंकि पेपर में से आएंगी नहीं शायद से ना। तो आगे देखते हैं कि लिखा है दीज 3 layers गिव राइज टू ऑल टिश्यू इन एडल्ट्स। इन नीड टू बी मेंशनड हियर दैट द इनर सेल मास कंटेन सर्टेन स्टेम सेल्स विच हैव द पोटेंशियल टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन। तो यार ये स्टेम सेल्स तो होती हैं, इनसे क्या कर सकते हैं,
पूरा बेबी बना सकते हैं, मतलब इनमें पूरा पोटेंशियल होता है कि भाई इनसे एक आप पूरा ऑर्गेनिज्म बना सके। नीचे वाले पैराग्राफ में आपको दिया गया है कि भाई कब कब किस किस टाइम पर कौन कौन से ऑर्गन बन रहे होते हैं। देखते हैं क्या क्या लिखा है। लिखा है व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ। तो जो ह्यूमन प्रेगनेंसी होती है वो लगभग 9 महीने तक चलती है, इसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। फिर लिखा है डू यू नो फॉर हाउ मेनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स, तो 63 डेज, एलिफेंट लगभग 620 डेज, 624 डेज, और कैट्स में भी 63 डेज, 63 डेज ही होती है। एंड फाइंड आउट इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर वन मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म। तो ये 22, 23, 24, 25 दिन बाद हार्ट बन जाता है भाई। एंड द फर्स्ट साइन ऑफ द ग्रोइंग फिटस में बी द नोटिस बाय लिसनिंग ऑफ द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। फिर उसके बाद जो है सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद जो दूसरा महीना होता है, उसके बाद उसके हाथ और उंगलियां और डिजिट्स ये बनना शुरू हो जाती हैं। और फिर 12 हफ्ते मतलब कि तीसरे महीने के बाद, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो है मेजर ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड हो जाते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट, बच्चे का जो पहला मूवमेंट होता है वो 5वें महीने पर होता है। तो पहला मूवमेंट जो है बच्चा दिखाता है 5वें महीने पर जाकर के, लिखा है यहाँ पर 5th मंथ। तो ये क्वेश्चन आएंगे। फिर लिखा है बाय द एंड ऑफ द अबाउट 24 वीक्स, यानी कि भाई 24 हफ्तों बाद, यानी 6 महीने बाद बॉडी हो जाए हेयर से कवर हो जाती है। आई लिड्स जो होती हैं वो सेपरेट कर जाएंगी, अलग अलग हो जाती हैं, खुल जाती हैं, आई लैशेस बन जाती हैं। और 9 मंथ के बाद जो है डिलीवरी हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है। तो 9 मंथ मतलब बस 7 भी होता है, वो अलग बात है, ठीक है ना बात। तो यहाँ डिलीवरी में जो हार्मोन्स हेल्प करते हैं, दे आर ऑक्सीटोसिन्स, दे आर डेवलप्ड फ्रॉम द posterior pituitary, मतलब they are released from the posterior pituitary actually forming by the hypothalamus। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, वही सब बात लिखी होगी यहाँ ऑक्सीटोसिन वाली और पार्टुलेशन वाली। लिखा है कि द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ, ठीक है, वेरी गुड। विच इज कॉल्ड एज द जेस्टेशन पीरियड, नाइस। Vigorous contraction of the uterus at the end of the pregnancy cause expulsion delivery of the fetus, and this process of delivery of the fetus is called as a parturition। पार्टुलेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। तो पार्टुलेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से बनता होता है, ठीक है, जिसमें बेबी खुद भी सिग्नल देता है, मदर की जो पिट्यूटरीज हैं उनसे सिग्नल आते होते हैं, वहाँ से ब्रेन से वो सिग्नल आते हैं, हॉर्मोन्स बनते होते हैं। एंड द सिग्नल्स फॉर द पार्टुलेशन कम फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस। देखो लिखा है कहाँ से, फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा वाइल इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, हल्के हल्के दर्द जो पेन होता है उसको होना शुरू हो जाता है, कॉल्ड द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है। फिर ये इसकी सूचना फिर ब्रेन को जाती है, फिर माँ जो है उसके अंदर और ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। लिखा है कि दिस विल ट्रिगर द ऑक्सीटोसिन रिलीज एंड फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स होंगे आपकी मायोमेट्रियम की लेयर में, मायोमेट्रियम की लेयर में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएंगे क्योंकि वो स्मूथ मसल की लेयर होती है, ठीक है। वहाँ क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन के कारण और रिलैक्सिन बनना शुरू हो जाएगा, रिलैक्सिन से पेल्विक एरिया बढ़ जाएगा। और ऑक्सीटोसिन जो है वो एक्ट ऑन द यूट्राइन मसल, यानी कि वही मतलब मायोमेट्रियम की बात हो रही है भाई, एंड कोज द स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, जिसके बदले में ऑक्सीटोसिन और निकलता होता है, ठीक है। एंड द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन कंटिन्यूज रिजल्टिंग इन द स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। दिस लीड टू द एक्सपल्जन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। तो यार ये सवाल है, बर्थ कैनाल मतलब किससे बनती होती है? बर्थ कैनाल आपकी वजाइना और सर्वाइक्स दोनों मिलाकर कहलाते हैं बर्थ कैनाल, ठीक है। लिखा है पार्टुलेशन हो जाएगा। Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out। प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है भाई, ठीक है। What do you think the doctors inject to induce delivery? तो भाई ऑक्सीटोसिन ही देते होंगे ऑब्वियसली ना, ठीक है। The mammary gland of the female undergo differentiation during the pregnancy and start producing milk toward the end of the pregnancy by the process of lactation, ठीक है। तो मिल्क बनना शुरू हो जाएगा क्योंकि हम मैमल्स हैं। This help in the mother in feeding the newborn. The milk produced during the initial few days of lactation is called as a colostrum। तो पहला मिल्क माँ का क्या कहलाएगा? कोलेस्ट्रम। तो सवाल ये आता है पहला मिल्क जो माँ का कोलेस्ट्रम होता है उसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी ए मिलती है भाई, सिक्रेटरी एंटीबॉडी होती है। कैसी होती है? सिक्रेटरी। तो लिखा है विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडी, यानी कि वही उसी की बात पूछ रहे हैं। एंटीबॉडी ए एब्सोल्युटली एसेंशियल टू द डेवलप और रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। तो बच्चे में जो रेजिस्टेंस आती है वो इसलिए आती है कि माँ का दूध पीता है
माँ के दूध में क्या होती है, एंटीबॉडी होते हैं, क्योंकि बच्चे का जो खुद का इम्यून सिस्टम है वो आपका 1.5-2 साल बाद काम करना शुरू करता है अच्छे से। तो शुरुआत में बच्चे को जो एंटीबॉडी मिलेगी वो माँ से मिल जाती है। लिखा है ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर द ब्रिंगिंग ऑफ अ हेल्दी बेबी। तो हेल्दी बेबी के लिए शुरुआत में ब्रेस्ट फीडिंग करानी ही चाहिए, मतलब कि वो ही क्या कराएगी, बच्चे को बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोवाइड कराती है और वो उसको शुरुआती इन्फेक्शन से बचा रही होती है। ठीक है, तो यहाँ तक का भाई ये हमारा जो चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ये हमारा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर। इसको बहुत ध्यान से आप आराम से पढ़िएगा, जहाँ जहाँ मार्क वहीं से क्वेश्चन आने की संभावना है भाई। तो आपकी मेरी कोशिश रहेगी भाई मैं आगे भी आपको ऐसे ही बताता रहूँ अच्छे से, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।